it will be great अगर तुम लोग सबका सब पार्ट पढ़ के in next lecture we will be having a short session on a revision and a long quiz. So the quiz can be 20 minutes से 30 minutes तक हो सकता है. It will be having many questions like more than 15. Last time सिर्फ मैंने 15 questions ही रखे थे, but this time there will be multiple questions because पूरा chapter cover करना है. Okay, so I hope it works for you. Just give me 2 more minutes. So if you all are having any doubt जितना हम लोगों ने अभी तक किया है इसमें, तो तुम लोग पूछ सकते हो. Any doubt? सर ये कोडोजेन है ना सर, वो बराबर समझ में नहीं आया. कौन सा पार्ट? कोडोजेन सर, उसमें लिखा हुआ है कि डीएनए पर प्रेजेंट वो सीक्वेंस जो अमाइनो एसिड स्पेसिफाई करता है, पर सर डीएनए तो करता ही नहीं ना अमाइनो एसिड स्पेसिफाई, वो तो एमआरएनए करता है ना. हाँ, बट देन एमआरएनए किस पे डिपेंडेंट होता है? एमआरएनए भी तो डीएनए पे से ही बनता है ना. तो सेंट्रल डॉगमा क्या बोलता है? सबसे पहले हमारे पास डीएनए होता है, या फिर अगर मोर प्रिसाइजली अगर मुझे बोलना है, स्पेसिफिकली मुझे बोलना है, तो मैं क्या बोलूंगा कि सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है डीएनए या फिर जीन्स. ओके, तो जीन्स से हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करके क्या बनाते हैं? एमआरएनए. या एंड देन एमआरएनए से हम लोग आगे बनाते हैं प्रोटीन. एंड प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड. सो एमआरएनए इज अ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बिकॉज डायरेक्टली हम लोग डीएनए से एमआरएनए डीएनए से प्रोटीन नहीं बना सकते. तो ये जो, अगर तुम्हें याद है, व्हाई टीआरएनए इज कॉल्ड एज एडेप्टर मॉलिक्यूल, बिकॉज वी नीड समथिंग जो डीएनए को रीड करके या फिर एमआरएनए को रीड करके वही पर्टिकुलर अमीनो एसिड लेके आ सकता है. तो दैट्स व्हाई वी नीड एमआरएनए. इज अ इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बेसिकली, जो कि इन्वॉल्व होगा, विच विल बी गिविंग अस इंफॉर्मेशन कि ओके डीएनए में अगर ये प्रोटीन है तो वही लाइक डीएनए अगर ये कोडॉन है तो उसी का करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड should be present in a protein. So that's why it is important. But तुमने कोडोजन बोला, I think something like कोडोजन या कोडॉन बोला. I did not get you. मतलब exactly क्या बोला? ओके सर. No, but okay is fine. But then तुमने exactly क्या बोला? Is it कोडोजन और कोडॉन? कोडोजेन सर, कोडोजेन. ये कहाँ पे था? Sorry. सर टारगेट में. Okay, so basically it's not something different, but the same, the codons only. But ठीक है. So anything else? और कुछ? Hello, anything else? नो सर. Okay, so we will start. I'm just trying to connect again. Okay, so I think now you will be able to see the slide.
आकांक्षा इज आस्किंग सर लॉन्ग क्विज मतलब कितने क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चंस हो गए इसमें। ओके, लास्ट टाइम 15 था, इट दिस टाइम इट विल बी 30 क्वेश्चंस एंड टाइम विल बी 30 मिनट्स नहीं देने हैं, 20 मिनट्स दूंगा मैं, बट देन अगर इन एनी केस अगर बहुत ज्यादा हुआ तो 25 मिनट्स मैक्सिमम। ओके, तो 25 मिनट्स एंड 30 क्वेश्चंस। सर अभी दे रहे हो? अभी नहीं, इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अभी क्विज इज रेडी बट द आंसर की इज नॉट रेडी, तो अगर मैंने अभी दिया तो तुम लोग को स्कोर नहीं समझे, कितना राइट है कितना रॉन्ग है वो नहीं समझेगा। फिर इट विल बी डबल वर्क फॉर मी कि मैनुअली चेक करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, तो बी प्रिपेयर्ड, और उसमें पूरा चैप्टर रहेगा बिकॉज आज खत्म हो जाएगा। ओके, एंड इफ मैम इज देयर कैन समवन आस्क मैम टू लेट मी इन, एक्चुअली मेरा मैम ने अलाउ नहीं किया है। या थैंक यू मैम। सो इन नेक्स्ट लेक्चर क्विज होगा फुल चैप्टर, एंड नाउ आई विल बी शेयरिंग माय स्क्रीन। या हेलो सर। बोलो, कोई तो या हेलो, बोलो, कोई तो कुछ तो बोल रहा था। हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो क्विज होने के बाद वो आप शेयर कर सकते हो क्या हमसे? हम लोग बाद में नहीं ओपन कर सकते वापस? कर सकते हो ना, अच्छा ओके, मैंने नहीं किया था। ओके ओके, तो जब तुम लोग को स्कोर दिख रहा है ना, हाँ। सो एट दैट टाइम आई थिंक तुम लोग को सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आएगा। इफ यू ट्राई टू सेव इट और प्रिंट इट, तो वहां पे सेव एज पीडीएफ का ऑप्शन आएगा। बट ओके अगर सर। नहीं आ रहा है सो लेट मी नो, आई विल शेयर अ पीडीएफ विद यू। ओके, उसका क्वेश्चंस का। यस सर। या सो नेक्स्ट टाइम जस्ट ट्राई टू सेव इट एज अ पीडीएफ। अगर नहीं हुआ देन हम लोग ट्राई करेंगे। तो अगर तुम लोग लैपटॉप से ओपन कर रहे हो तो लैपटॉप में जस्ट क्लिक कंट्रोल पी, लाइक द प्रिंटिंग का ऑप्शन आता है, वहां पे क्लिक करो, देन देर वहां पे ऑप्शन आएगा सेव एज पीडीएफ। ओके, और अगर मोबाइल से कर रहे हो तो आई थिंक देयर विल बी डायरेक्ट ऑप्शन। सर प्रिंट करना, प्रिंटिंग मशीन। अच्छा, सिर्फ सेव कर सकते क्या तभी? या ओनली सेव करना है हमें, मतलब प्रिंट पे जाने का और जस्ट सेव एज पीडीएफ करने का, डोंट गिव प्रिंट का कमांड, समझा? यस सर। ओके, थैंक यू सर। या एनी टाइम। सो आई थिंक अभी स्लाइड सबको विजिबल है। हेलो। सर Yeah, great. So now हाँ सर। without wasting any time, let's begin. So in today's lecture, we will start with the Human Genome Project. Okay. So I think Human Genome Project का थोड़ा सा आइडिया हम लोगों ने एक बार डिस्कस किया था, किसी ने डाउट पूछा था at that time. So now you will get थोड़ा और डिटेल में इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये क्या है? तो बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जहाँ पे ह्यूमंस के जीनोम के बारे में इंफॉर्मेशन निकाला गया था। फिर दे वर ट्राइंग टू स्टडी जीनोम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स। ओके, व्हाट इज जीनोम? द एंटायर जेनेटिक कंस्टिट्यूशन और मेकअप ऑफ अ ह्यूमन बीइंग्स। सो दिस पर्टिकुलर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट जीनोम प्रोजेक्ट जो किया गया था, and it was started in 1990. Okay, so almost now we can say 20 years back. Okay, or 30 years back, sorry, almost 30 years back. So तभी स्टार्ट किया था, by whom? By the Human Genome Organization. This is basically a kind of international administration जिन लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया था। ओके, तो ये किस ने उसको कोऑर्डिनेट किया था? सो देयर वर टू इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट। सो बेसिकली ये सब हुआ यूएस में, लाइक most of the big things I mean to say big projects, because funded projects are mostly from USA only, or then it comes to Europe after that. So ये चालू भी किया था यूएसए में, तो it was funded by US Department of Energy and
National Institute of Health. So these two are basically two, you can say funding agencies or two research institutes or research bodies जिन्होंने ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को या फिर HGP को सपोर्ट किया था. बट अगर तुम लोग को याद है, मैंने बोला था कि ह्यूमन जीनोम इज नॉट समथिंग ऐसे छोटू सा थिंग. इट इज अ लॉन्ग एंड अ ह्यूज component consist of 3 billion base pairs. तो डेफिनेटली ऐसा कोई भी एक लैब ऐसे पूरा का पूरा जीनोम नहीं कर सकता है सीक्वेंस, या फिर पूरा का पूरा जीनोम स्टडी नहीं कर सकता एट द सेम टाइम. दैट्स व्हाई देयर आर अ लॉट मेनी यूनिवर्सिटीज एंड कोलैबोरेटर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स जिन लोगों ने इसमें पार्ट लिया था. तो ये सब कौन थे? ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स तो था ही पहले, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इंडिया, चाइना, ऑल दिस कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो इन सब ने अपनी तरफ से लाइक समहाउ जो भी स्टडी किया था ट्राई टू कंट्रीब्यूट इनटू दिस पर्टिकुलर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. तो एज आई मेंशन ये स्टार्ट कभी हुआ था इन 1990 और फाइनली इट गॉट कंप्लीटेड in 2003. मतलब almost 13 years it took for the completion of a human genome project. So I think तुम लोग को इससे आइडिया आ जाएगा कि how difficult it is first thing and how big it is to study human genome. Okay, and as I mentioned, it was a multinational research project. And why we need to do human genome project और क्यों जरूरत है इसकी? To determine the genomic structure of the human. ये मतलब कितने क्रोमोसोम से, कितने जीन से, कहाँ पे प्रेजेंस है, वो सब चेक करने के लिए इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ आइडिया अबाउट द ह्यूमन जीनोम, एंड दैट्स व्हाई दिस प्रोजेक्ट वाज इम्पोर्टेंट. सो देयर आर कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो दिमाग में रख के दिस पीपल हैड स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. सो ऐसे बोलते हैं हम लोग, देयर आर 5 ऑब्जेक्टिव्स. क्या क्या है? वेरी फर्स्ट इज mapping the entire human genome at a level of nucleotide sequence. When I say mapping, इसका मतलब क्या है कि I want to study the human genome at a level जहाँ पे मुझे उसका पूरा का पूरा sequence पता होगा. मतलब starting from the first nucleotide base to the last, like the 3 billionth nucleotide base. I should know each and everything कि वहां पे क्या है, कैसे. बिकॉज अगर मुझे उसका स्ट्रक्चर पता है, मुझे उसका सीक्वेंस पता है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर मी टू स्टडी मल्टीपल थिंग्स. ओके, सो दैट्स व्हाई मैपिंग वाज द वन ऑब्जेक्टिव. देन टू स्टोर द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द प्रोजेक्ट इन अ डेटाबेस. आई थिंक दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट. सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करके या फिर कुछ तो रिसर्च करके कुछ फायदा होता है. व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कोलेट इट, वी नीड टू arrange it, organize in a proper way, and that's why we need a database. What is a database? Something जहाँ पे data is properly collected and organized so that others can access it. So that's why this particular human genome project इतना बड़ा project था. तो obviously just imagine 13 साल उन लोगों ने काम किया था, and 13 साल का information उन लोगों को available करना था. तो द अमाउंट ऑफ डेटा और द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो जनरेट हुआ होगा एट दैट टाइम मस्ट बी वेरी ह्यूज, राइट? बहुत ज्यादा होगा. तो उसको वो लोग ऐसे ही नहीं ना, मतलब अगर मैंने कल मेरा रिसर्च बुक तुम लोग को दे दिया कि हाँ पढ़ो मेरा रिसर्च बुक, डेफिनेटली तुम लोग कुछ समझेगा नहीं, बिकॉज इट इज माई बुक, माई वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट, माई आइडिया ऑफ पर्टिकुलर थिंग इज डिफरेंट. तो किसी और को वो समझना इज नॉट दैट इजी. बट डेफिनेटली मुझे ऐसा कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाला है दैट कुड बी कन्वेड टू समवन एल्स विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स. तो इसलिए हम लोग को प्रॉपर कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए which can be then stored in a database. Okay, so there are multiple databases which are available. NCBI, National Center for Biotechnology Center Institute. So ये information, I'm sorry, NCBI. So if you search on NCBI, तुम लोग को पूरा लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस आ जाएगा. तो वहां पे रहता है ऑप्शन, यू कैन गो फॉर जीन, यू कैन गो फॉर प्रोटीन, यू कैन गो फॉर डीएनए. तुम लोग को सिर्फ एक सिलेक्ट करना है एंड पुट एनी नेम, पुट hemoglobin and you will get all the information about the hemoglobin. Put or the another database for protein. Suppose तुम लोग को किसी भी प्रोटीन का इंफॉर्मेशन चाहिए, so just go
on a UniProt. UniProt is also a database, and then it will give all the information, मतलब उसका structure कैसा होगा, उसका sequence क्या होगा, उसका फंक्शन क्या है, फिर वो सेल में कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, फिर उसके वजह से कोई डिसीज होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो उसको क्योर कैसे करना है. All this sort of information is available on this database, and there are multiple such databases which are available now worldwide. Okay. Now the third important point, to develop the tools and techniques for the analysis of the data. I think this is also very important. क्यों? मैंने प्रोजेक्ट्स किए, मैंने एक्सपेरिमेंट्स किए, मेरे पास बहुत सारा डेटा आया, बट वो डेटा आके भी उसको एनालाइज करना आई थिंक इज इम्पोर्टेंट, राइट? वो डेटा से मुझे क्या इंटरप्रेट करना है, क्या समझना है, वो पता होना भी उतना इम्पोर्टेंट है. एंड डेफिनेटली अगर मुझे इतना ज्यादा डेटा मिल रहा है, देयर आर फ्यू थिंग्स जो मैं मैन्युअली नहीं कर सकता, या अगर मेरा एक्सपेरिमेंट छोटा है एंड इट इज मैनेजेबल, देन डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ मैनुअल थिंग. अगर मेरे पास sophisticated facilities available नहीं है तो. But in this particular case, Human Genome Project, which is such a big project, definitely sophistication was not a problem, because ये started USA में हुआ था, and USA is quite not a quite, it is very developed country when it's come to research also. So definitely that was not a problem. But then क्यों हम लोग को particular data और database के study करने के लिए we need different tools. Okay, अगर मुझे let's say from this long DNA का chain which is 3 billion base pair, मुझे सिर्फ हीमोग्लोबिन को कोड करने वाला जीन चाहिए, तो क्या मैं हर टाइम जाके पूरा का पूरा मेरा फर्स्ट बेस पेयर से 3 बिलियन बेस पेयर तक चेक नहीं कर पाऊंगा ना. आई नीड टू हैव समथिंग विद इन अ क्लिक, मुझे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मुझे हीमोग्लोबिन का जीन का सीक्वेंस मिलना चाहिए. तो ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल बाय डेवलपिंग डिफरेंट टूल्स, एंड इट इज पॉसिबल. If you go into database and if you search for hemoglobin gene human beings, you will get data from human beings. You can search hemoglobin gene from some other animal, it will give you information. You can go and check amylase from E. coli, amylase from other bacteria. मतलब the life has become so easy and at the same time so difficult, because जितना ज़्यादा data available है उतना ज़्यादा analysis करो, and उतना ज़्यादा it gives us like बोलते ना future opportunities. तो that is one important thing जो हम लोग next slide में discuss करेंगे कि how it is important. Okay, so that's why developing different tools and techniques जो मुझे ये data analysis में help करेंगे. Then transfer of the related technologies to the private sectors such as industries. Now जो भी information मुझे in particular studies से मिल रहा है, या फिर whatever information I can get or can analyze or can interpret from the data which I am having or which I am getting from this Human Genome Project, from that I should be able to develop something, right? मतलब कुछ ना कुछ तो उसको फायदा होना चाहिए. Okay, I just know hemoglobin का sequence, it is not making any sense. What I can do, can I do a sequence based biosensor? Can I develop something जो मुझे hemoglobin detection में help करेगा? Can I develop something जो मुझे बताएगा कि किसके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमतरता है या फिर कमी है, या फिर किसके बॉडी में ज्यादा है और someone is fit, वो सब कैसे बता सकता है? So all these technologies are being developed based on the data available and the sequence or the protein information. I think this is the basic or a core जिसके ऊपर ये सब टेक्नोलॉजीज डिपेंडेंट है. अगर मुझे कल कोरोना के लिए कोई तो वैक्सीन बनाना है, so I need to have all the information about all the proteins present in a corona vaccine, all the sequences of this particular protein, and only then I will be able to take a lead कि okay कैसे मैं उसको आगे लेके जाऊँ. Just by knowing कि अच्छा हाँ ये वायरस है और एक डिसीज कॉज कर रहा है, वैक्सीन नहीं बनते. And that's why this is another reason basically why it is taking a long time for development of a vaccine. Okay, then, and that's why, so what these people do now, they see for this information to different industries or the private sectors or the colleges को available कर देते हैं, so that they can work on it, they can find out something interesting out of it and they can use it for their benefits. So that's why सिर्फ experiment करना is not important. What is important? To analyze the information also.
That's why analysis is important part. Since analysis is not important, we need to collect the information and put it on a database so that everyone can access it. सिर्फ डेटाबेस पर डालते भी इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, वो इंफॉर्मेशन का कुछ तो फायदा होना इज इम्पोर्टेंट सो दैट पीपल कैन यूज इट फॉर डेवलपिंग सम टेक्नोलॉजीज और समथिंग इंटरेस्टिंग आउट ऑफ इट. एंड ये सब होते होते वी शुड कंसिडर दैट ये सब पॉइंट्स में कहीं पे भी there are no concerns or issues regarding the legal issues, we can say ethical issues or social issues. Ethical issues are like, I think, are always bound to the biological work because कुछ भी करना है you need to have a proper information. अगर मुझे ह्यूमन का जीनोम भी स्टडी करना है and I'm taking a genome like basically DNA from a particular person, I need to take a consent from that person. ऐसे नहीं किसी का भी ब्लड सैंपल लेके उसको DNA नहीं निकाल सकता. अगर कल जाके वो बंदे ने मेरे को सू किया then I have to go to court to explain why did I use his DNA without his permission. So that is the case because it is not good to use anyone's information or anyone's things without the proper consent, and that's why ethical concerns are there. The animal related concerns are there कि हम लोग animals को use करते हैं, so you have to take a proper permission. You can't use any animal. So animal rights are there, and then there are few animals which are only bred for or developed for the research purpose. So like multiple things are there, and then legal. Definitely, you have to have follow all the laws and regulations which are implemented in a particular country जहाँ पे सब काम हो रहा है, and you should make sure there is no violation of any laws. So that's why it is important. And social, I think it is important because वो डेटा वो लाइक ये प्रोजेक्ट से ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए that will lead to some social conflict or some social bias thing with any person. So that is also needs to be taken care. Okay, so that these are the 5 major aims of the human genome projects. I hope you understood what I just said. Okay, if you are not clear, अगर नहीं समझा है, you can ask me any point. Okay, then now हम लोग ने देखा कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उसके एम्स क्या है, बट व्हाई, क्यों करना है मुझे. आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू व्हाई, बट देन नाउ अब टिपिकल वे में व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. So as I mentioned, a lot of data was developed, okay, and it was not possible to analyze this data manually. So definitely we needed something जो उसको fast way में कर सकता है, and that is nothing but the use of computers, right? So this computers based study of the biological molecules is called as bioinformatics. So after human genome project, the field of bioinformatics is like expanding and expanding, because whatever I want to do, I need to use computer for it. मैं ऐसे सीक्वेंस को ऐसे एक बुक में नहीं लिख सकता AGCT because it is not possible if the sequence is very large and it is very time consuming, and we all know time is money. So already researchers take a lot of time, 4 years to 8 years to complete their PhDs and the work which they are doing. उसमें भी अगर ये स्पीड से काम जाएगा, then the PhD will get done after I think 10-15 years, which is not a good thing for both the researcher and for the hosting board like institute. That's why this sophistication is important, and bioinformatics ने बहुत ज़्यादा help किया है when it comes to the genetic information like DNA, proteins के बारे में. So that's why human genome project के वजह से ये particular field को बोलते ना एक kick मिला to get in a light. तो पहले it was not that developed field, but now bioinformatics is one of the important. So we generally call it a dry lab analysis. So तुम लोग बोले कि what is dry lab, what is wet lab? Wet lab is something जहाँ पे मैं लैब में जाके actually I'm using some chemicals, I'm using some glassware and I'm doing some experiments. Dry lab में I'm just sitting in front of computer and extracting information from different databases and I will do analysis based on the information I'm having. So मुझे कोई भी लैब में ऐसे जाके एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, so that's why it is important.
It is also it has also allowed researchers to begin to understand the blueprint, that is the DNA, in building and constructing the human genome. मतलब क्या है, कितना है, क्यों हम लोग के पास, अगर if I'm able to if produce different enzyme, तो मैं क्यों प्रोड्यूस कर रहा हूँ? Is there a single enzyme for a particular function or multiple enzymes can also work together? कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप है या मल्टी स्टेप है, और उसमें कौन से एंजाइम्स अवेलेबल है, कौन से प्रोटीन्स मुझे एसेंशियल है, कौन से नॉन एसेंशियल है, कौन से अमीनो एसिड्स मुझे चाहिए ही चाहिए फ्रॉम अ डाइट, कौन से नहीं चाहिए, ये सब समझने के लिए भी इट वाज इम्पोर्टेंट. और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो डेटा था, फ्रॉम दैट एटलीस्ट दे कुड फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट जीन्स विच वर प्रेजेंट. सो क्या हुआ उससे, अगर मुझे पता है कि कौन कौन से जीन्स प्रेजेंट है, देन आई कैन फाइंड आउट कि ओके हीमोफीलिया के लिए कौन सा जीन हो सकता है, या फिर हंटिंगटन के लिए कौन सा जीन हो सकता है, या फिर इफ देयर इज अ कैंसर आई कैन फाइंड कि ओके द कैंसर इज बिकॉज ऑफ सम जीन और म्यूटेशन ऑफ इस पर्टिकुलर जीन, और इट इज बिकॉज सम अदर फैक्टर. सो ये सब बातें स्टडी करने में इट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल. देन as the researchers learn about the more functions of the genes and proteins which I just mentioned, this knowledge will have a major impact in the field of medicine, obviously in the diagnosis and treatment of a disease. Biotechnology, yes, because I could use these particular technologies in a dairy industry, in a food industry, in all possible environmental industry, like wherever. Biotech is an interdisciplinary field. जहाँ पे भी जाओ, it is like applicable, and not typical normal life sciences. Okay, therefore the human genome project is very important because it is becoming an integral part of a biological system now. So wherever you go, bioinformatics based approach is used because ये fast होता है and it can be help me to support my wet lab analysis. तो मैंने अगर wet lab में कोई experiment किया है, I can support the data और the result जो मुझे मिला है by using a dry lab analysis also, which is possible. So now, what was the information obtained from this particular human genome project? So it could actually completed. It was actually completed in 2003, as I mentioned, and from the information, it was observed that there are 3 billion DNA base pairs which are present in the human genome, and this can be used. The information obtained from this particular project can be used to estimate a number of human genes. Okay. So after the project, it was found that in a human genome, which is a 46 chromosome, which is composed of 46 chromosomes, and the 3 billion base pair long, consists of 33,000 genes. Just imagine the number of genes. इतने सारे genes हमारे body में हैं. Now इसमें से कितने active है, कितने inactive है, कितने inducible है, that information you will get if you go in detail. So database पे you will get all the information. But now it is just keep in mind there are 33,000 genes in a human genome project, a human genome. Then humans का तो हमने स्टडी कर लिया था कि we tried to find out कहाँ पे कितने genes है, कितने distance पे है, कितना size है, क्या function है, कभी active है, कभी inactive है, ये सब information तो था ही हमारे पास. But still it was not like that कि हम लोग सब human का ही DNA study करना चाहते थे. We were trying to extrapolate the information from the other genomes also to compare basically कि क्या similarities हो सकते हैं between the humans and the E. coli, or the human beings and the plant, or the human beings and other animals. And for that, multiple genome projects was began at that time, and it includes bacteria like E. coli, then nematode like Caenorhabditis elegans, then Saccharomyces cerevisiae, which is a yeast, or you can say fungus, then Drosophila, which is a arthropod plants like rice and Arabidopsis, and then Mus musculus, which is a mammal. So ये सब के भी genomes को sequence किया गया है and study किया गया है, and you will get all the information about all the proteins, all the genes from the particular organisms. Okay. Now, as I mentioned, why I don't need to study all these organisms. मैं तो human हूँ, मुझे बैक्टीरिया का study करने के लिए क्या इतनी पढ़ी है कि I should go and study bacteria, because bacteria is a prokaryote and human beings are, we can say, highly evolved eukaryotic system. Then why, right?
So we can say because it allows me the comparative analysis. So I can find out कि क्या क्या similarities है, क्या क्या dissimilarities है, and even this you can do by using a bioinformatics approach. Okay, so this is just the collative information about what all the organisms ka genome, which is completely sequenced now. So you can see human is there, mouse, fruit fly, plants में Arabidopsis, roundworm, yeast and bacteria, and they have given कि क्रोमोसोम नंबर कितने हैं and जीन कितने सारे जीन्स प्रेजेंट है and the size ना बेस पे. So you can see सबसे बड़ा क्या है human beings 3 billion, उसके बाद mouse which is also mammal 2.9 billion, then arthropoda 165 million, then plants में Arabidopsis का 157 and like that. And सबसे छोटा in this particular category, not in the total, यहाँ पे जो मैंने लिस्ट किया है वहाँ पे सबसे छोटा is a E. coli 4.6 billion and number of genes is also 4,400 and chromosome is a single chromosome because prokaryotes में just one circular DNA is present. Please try to find out which organism is having a सबसे smallest genome and it is sequence also. So this is a home assignment, we can say. Find out the organism with the smallest genome size. Okay, I will tell you in the next lecture. So with this now I think तुम लोग को idea मिला है कि why it is important to study the genome projects, why genome is important and क्यों हम लोग क्या type of information we can get out of this particular genome. So that's why, and how we can study, what all things are possible, how can we compare with the other organisms. So all this sort of information we can get from the Human Genome Project. So I hope you are clear with the concept of the genome and the explanation about the Human Genome Project. If you are still not convinced or not able to understand anything, please let me know at any time. Okay. Anything? No. So I will go to next topic. So finally, this is the last topic of this particular chapter. I hope तुम लोग को अभी तक जो भी हमने किया है, if you go back, just have a summary. Started with the nucleic acid, जो फ्रेडरिक मिशर का एक्सपेरिमेंट था, जहाँ पे उसने पस सेल से निकाला था, और we can say WBCs to be more precise, and he found there is something acidic present in a cell. उसके बाद he was like there are two types of nucleic acids, RNA and DNA, and then the race was began कि genetic makeup material क्या है, RNA है, DNA है या प्रोटीन है, and for that multiple experiments were carried out, जिसमें से हम लोगों ने 3 एक्सपेरिमेंट स्टडी किए थे. सबसे पहला क्या था ग्रिफिथ का, उसके बाद एवरी मैककार्टी का, एंड थर्ड वन वाज अ हर्शी एंड चेज का. एंड आउट ऑफ दिस हर्शी एंड चेज ने बैक्टीरियोफेज यूज करके प्रूव किया था डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. आफ्टर दैट वी स्टडीड व्हाट, वी स्टडीड डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर, वाटसन एंड क्रिक ने क्या बोला था उसका एनालिसिस, एंड देन वी बिगिन विद द पैकेजिंग ऑफ डीएनए in a eukaryotes and in a prokaryotes. So we know there are different strategies for a eukaryote, different strategies in a prokaryotes, because size is different and the cell is also of different types. One is a prokaryote, one is a eukaryote. After that we study replication of a DNA, uska processing in detail, followed by the transcription process, then translation, in between RNA is information about the adapter molecules, and after translation हम लोग ने study किया operon system in detail about the lac operon, and then we jump to the genomes and the Human Genome Project. So I hope till now you all are clear with whatever I just said. अगर ऐसा कोई भी टॉपिक है अगर नहीं समझा है, please let me know. Please don't pile up thing. Okay, मतलब ऐसे लास्ट में बहुत ज्यादा लोड मत लेना. Just go through it once, and it's not like I'm expecting तुम लोगों ने एक बार पढ़ा सब समझ में आ गया. No. But at least try to understand things, because बाद में problem हो जाएगा. So with this we have finished almost everything till now, and this is the last topic of this particular chapter.
दैट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो अगर मुझे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सिंपल वर्ड्स में बोलना है तो दिस इज नथिंग बट जो हम लोग सुनते हैं ना, डीएनए टेस्ट करना है, डीएनए टेस्ट करना है, सीआईडी वाले करते हैं या फॉरेंसिक साइंस वाले करते हैं, और एनी क्राइम ब्रांच में दे चेक क्योंकि डीएनए टेस्टिंग करना है। तो दिस डीएनए टेस्ट जो हम लोग एज अ लेमैन्स लैंग्वेज में डीएनए टेस्ट करते हैं, in a scientific way we call it as a DNA fingerprinting. Okay, now what is DNA printing? So I think genes or a DNA is a core of everything, right? We need to have information about everything. अगर मुझे कोई भी information चाहिए तो I think DNA और a gene is the best thing to go for. कि मैं जाऊंगा पहले देखूंगा कि okay DNA और gene में ऐसा कोई सीक्वेंस है क्या जो ये पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है, and अगर है then I will move on. So that's why this important study of the inheritance and the study of different function of genes and all. So why these particular genes are important? As I mentioned, for determining the characters of the organism and for the inheritance of characters. So we all know we all are different. So if you just reiterate what we had discussed in a इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर, तो ये जो वेरिएशंस हम लोग को देखते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, रिकॉम्बिनेशन, बिकॉज ऑफ द पैटर्नल और मैटरनल जीन्स और वी कैन से गैमेट्स come they fuse and then there is some kind of recombination because of which we are not the exact replica of our parent but we are a combination of both, and in which also I am having my own or you all are having your own some part of DNA which makes you unique from your siblings, from your parents. Okay, so that's why this is a one reason why we are all different. And then other reason is like there are some infrequent mutations. Okay, so we all know mutations are not always uncurable. मतलब there are some mutations जो हो जाते हैं DNA में but are not causing any disease. Like हम लोग को कि okay, sickle cell anemia में there is a mutation happening, but because of that single mutation, the human is suffering a lot. So not all mutations are like this kind of mutation जो कोई disease cause करते हैं, but there are some mutations जो हो जाते हैं and they are not having any harmful effect as such on a particular person. So and because of this particular mutations happening, there are some kind of variations is observed, and this will lead to the further variations in a species. So due to all these factors, because the recombination or the mutations, every individual has its unique genetic makeup, which may be called as a fingerprint. So I think we all know, we all also saw the typical like even the hand fingerprint. We all know सबका unique होता है. It is not the same. In a similar way, DNA of each individual, no matter वो कितने भी twins है या कैसे है, it will not be exactly similar. There has to be some differences. Okay, अगर कोई monozygotic twins है, मतलब एक ही zygote से develop हुए, then there are chances that there will be very large level of or very high extent similarity will be there, but not always. Okay, so this uniqueness of DNA is very important in different fields, and that's why it is called as a fingerprint of a life. So based on this, so as we all know, DNA is very important and it is unique to each and every person. I think this is something which can be exploited for the development of technology. So a technique was developed based on this to identify a person with the help of a DNA restriction analysis. And this technique is called as DNA profiling or a DNA fingerprinting. मतलब if there is a 50 people and I am getting a particular skin का टुकड़ा at or let's say there is a murder case basically, and the murder happened in a marriage hall जहाँ पे 50 लोग थे. So now I don't know किसने murder किया है, but then somehow I got some kind of let's say hair or a skin or some blood amount at the crime site. So मैं क्या करूँगा, I will collect the skin, I will collect the hair, and I will collect the blood samples and I will send it for the analysis.
आई विल चेक ये जो हेयर स्किन और ब्लड पड़ा है वो जो मरा है उसका लाइक द मर्डर पर्सन का है या फिर इट इज द samples of the criminal. So I what will I do? I will do the DNA extraction and I will check कि okay पहले वो match हो रहा है with the dead person. अगर वो match नहीं हो रहा है then I will try finding out the DNA of all the 50 people who were present in that hall and I will match कि okay किसका DNA match हो रहा है with that hair or that skin or that typical blood sample and it will help me to understand the things. So this particular technique was actually first developed in 1984 by Sir Alex Jeffrey. It was a genetist. Yeah. So सौरभ इज आस्किंग कि सर टीवी में डीएनए मैचिंग के टाइम एक छोटा सा सेगमेंट ही दिखाते हैं वो भी यूनिक होता है क्या? तो या नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड यू विल गेट योर आंसर. Yeah. So how they do this particular thing? DNA fingerprinting होता कैसे है? So okay, I need to find the identification of a nucleotide sequence first present in the particular DNA molecules. और एक बार जो मैंने इसका सीक्वेंस पता कर दिया, then it will be easy for me to compare with the other individuals. But then one thing you all should know, 99%, 99.9% of the nucleotide sequence in all people, no matter सेम फैमिली है डिफरेंट फैमिली है दूर का रिश्तेदार है नजदीक का रिश्तेदार है कुछ फर्क नहीं पड़ता 99.9% ऑफ डीएनए ऑफ एवरीवन इज सिमिलर. तुम लोग बोलोगे कि व्हाट मेक्स अस डिफरेंट so it is just the 0.1% of the DNA sequence which is unique in each and every individual which makes them different from their families from the other people all over the world. So ये जो रीजन है 0.1% वो क्या होता है? So these are nothing but short sequences of nucleotides which can differ from person to person. Okay, and these short sequences are present in like they are not very long but like 20 to 100 base pairs long and they are present in a particular person in an unusual sequence. So it's not like उसका pattern fix है कि okay सबके जीनोम में वो सब जगह सेम जगह पे प्रेजेंट हो गया फिर सेम साइज में होंगे. तो कुछ लोगों में 20 बेस पे रहेगा कुछ लोगों में 30 रहेगा कुछ लोगों में 100 रहेगा. In this way they vary in the size and location and they are repeated in the several times. It's not like कि कोई भी sequence सिर्फ एक ही बार present है. No, they are repeated in a multiple times. So these particular short sequences which are unique and are short in a size are called as VNTR, variable number of tandem repeats. So what is tandem repeats? मतलब something is repeated. So particular sequence जो repeat हो रहा है. Let's say ATCG is something getting repeated. So I will say ATCG. ऐसा अगर 4 बार repeat हो रहा है तो I can say it is a tandemly repeated sequence. And why variable number? So as it is not having the same number like size in all the individuals, it can vary from person to person. That's why we call these sequences as a variable number of a tandem repeats. Okay, I hope you understood. So basically what I'm trying to say कि 99.9% of DNA का sequence सब में same होता है. It is just 0.1% of the DNA sequence which is different in all of us. तो ये 0.1% में क्या क्या आता है? So this is nothing but a small unusual sequences, small sequences जो कि 20 to 100 base pairs के रहते हैं, which are present repetitively in an individual, and this makes a particular person different from the others. Yeah, so just now I said, Akanksha was asking why it is called a tandem. So tandem मतलब something getting repeated basically. Okay, मतलब tandem मतलब in a simple words कैसे अभी wait.
Let me think. मतलब समथिंग जो रिपीटेड, मतलब ऐसे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो आते हैं ना सीक्वेंस, उसको हम लोग बोलते हैं टेंडम सीक्वेंस. So I hope I'm able to convey, but then still I will tell you in the next lecture a particular definition of a tandem repeat. But whatever my understanding is कि जो रिपीट्स हो रहा है एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसे जो सीक्वेंसेस आ रहे हैं उसको हम लोग टेंडम रिपीट्स बोलते हैं. Okay, sir. Yeah. So the length of the regions having VNTR is different in each individual, and hence it is the key factor in a DNA profiling. तो जो अभी बोला सौरभ ने कि वो लोग सिर्फ छोटा सा सीक्वेंस दिखाते हैं कि जो ही चेक करते हैं, नॉट द फुल, यू नो. सो दिस इज समथिंग दैट दे एक्चुअली लुक फॉर. ये जो VNTR है वो लोग उनको चेक करते हैं कि कितने हैं, और अगर वो मैच हो रहे तो DNA फ्रॉम सेम पर्सन, अगर वो मैच नहीं हो रहे तो वो different person से. Okay, so this is the basics of DNA fingerprinting technology. Now, this particular process is not really very easy, but a complex process. Yeah, but now हम लोग के पास इतना टेक्नोलॉजी आ गया है कि we can do it properly. तो ऐसा बहुत इतना भी हाईपुट नहीं है कि मतलब हम लोग को कुछ crores of money उसके लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा. No, it is costly, yes, because a lot of things are involved in the process, but not a very, like, not very costly, we can say, or affordable to everyone. Okay, so what are the steps involved? So you can see there are 7 steps which are involved in a particular process, starting from the isolation of a DNA, because DNA will be my sample to check on. Restriction digestion, because I cannot do or analyze the entire DNA in a one go, right? I can divide into the multiple segments and I can study it segment wise. So, and because of this segmentation, like because of the digestion only, I will be able to find out the VNTRs from the particular sample. Then the electrophoresis, Saddam blotting, selection of a DNA probe, hybridization, and the last technology is the photography. So this is the particular steps involved in the this particular technique. With this, I will stop today, and we will be continue with the last part of the particular chapter, that is the how this particular process is continued. मतलब क्या कैसे करते हैं? What is the method used? So if you are having any doubts, you can ask me, and we will be continuing in the next lecture. Yes.